चलो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा यूनिट 1 का हमारा सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है, मतलब कृषि वाला। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 टॉपिक हैं, ठीक है ना। बट हम बात करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो 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 जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम फसलें, जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक संशोधित फसलें, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स बेटा क्या होती हैं आपकी? ये वे फसलें हैं जिनके डीएनए में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। ये वे फसलें होती हैं जिनके डीएनए में क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये वो वाली फसलें होती हैं जीएम फसलें, ठीक है। अगर हम भारत में अगर हम जीएम फसल की बात करते हैं तो कपास जो है ये भारत की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, ठीक है। भारत में जो कपास है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से है, ठीक है। और इसे बोलते हैं बीटी कॉटन। क्या बोलते हैं इसको? बीटी कॉटन इसे कहा गया है, बीटी कॉटन, ठीक है। इसमें बी का मतलब है बेसिलस और टी का मतलब है थ्रू एंजियस, बेसिलस थ्रू एंजियस, ठीक है। इसके द्वारा इसमें चेंज किया गया है, तो इसे हम बोलते हैं बीटी कॉटन। ऐसी आपका एक बीटी बैगन भी होता है, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। वो भी क्या है? आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आपका बात समझ रही है, ठीक है। लेकिन बेटा हम अभी फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसल में आप बीटी कपास आप कह सकते हैं, दूसरा आप बीटी ब्रिंजल यानी कि बीटी बैगन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दो जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, आप ये याद रख लेना, ठीक है। चलो एक बात, इसमें हम थोड़ी आगे बात करते हैं। एक बात और लिखो बेटा, एक इसके लिए आपकी बनी है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी स्वीकृत समिति, जो इसके लिए काम करती है जीएम फसलों के लिए। इसके लिए एक समिति काम करती है, एक काउंसिल बनी है, समिति इसके लिए, ठीक है। इस समिति को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति। लिखो आनुवांशिक, लिख लो आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी स्वीकृत समिति आपकी है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, याद रखना ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल जो कमेटी है, ये कमेटी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, ठीक है। और ये एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है ये? एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था बेटा कौन सी होती है? जो सरकार के अनुसार बनी हुई है। बात समझ आ रही है, ठीक है। आपको याद है मैंने आपको बताया होंगी, एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं,
एक क्या होती है आपकी संवैधानिक, एक होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक कुछ नहीं होती हैं, संवैधानिक वो हैं जिनका डिस्कशन संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी का आर्टिकल में है, ठीक है। गैर संवैधानिक वो हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग तो बनी हुई हैं लेकिन उनका डिस्कशन संविधान में नहीं है, जैसे आपका नीति आयोग है, ठीक है। ऐसी एक क्या होती है आपकी सांविधिक संस्था, ये सरकार जो है एक बिल पास करके इसको बना देती है। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, ये भी एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है ये? सांविधिक संस्था है। आप एक बात याद रखना, ठीक है। थोड़े आगे बढ़ते हैं, एक बात आप लिख लो, एक बात लिखो, लिखो पहली जेनेटिक मॉडिफाइड, पहली जेनेटिक मॉडिफाइड, सबसे पहले बेटा किसको मॉडिफाइड किया गया था जेनेटिकली? सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड सबसे पहले ये बेटा किया गया था टमाटर को। इसको किया गया था टमाटर, याद रखना। टमाटर जो है, टमाटर सबसे पहले इसी में जेनेटिक मॉडिफाई किया गया था और ये काम सबसे पहले अमेरिका ने किया था। ये काम सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने किया था, याद रखना, ठीक है। अब जो ये जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती हैं, इनका लाभ क्या होता है, क्या फायदा है जेनेटिक मॉडिफाइड करने से? भाई सीधी सी बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ये है, देखो जैसे कोई इंसान मोटा है, हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में कुछ भी चीज होती है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए क्या होता है? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी इंसान का वेट बढ़ रहा है तो उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैंने उस जीन को निकाल दिया वहां से तो इंसान का वेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैंने उस जीन को निकाल दिया तो उस इंसान की हाइट बढ़ने लग जाएगी। बात समझ ठीक है? तो भाई ऐसे ही इनकी साथ भी है। तो जाहिर सी बात, हम जीएम जो हम इनका प्रयोग करेंगे वो काहे के लिए कर रहे होंगे? एक तो उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। तो इससे लाभ क्या होता है? एक तो उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता इससे बढ़ती है, लिख लो, इससे उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, जो कीट होते हैं ना, कीड़े, उनके विरुद्ध जो है इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। लिखो दूसरा, कीटों के विरुद्ध क्या बढ़ जाती है? प्रतिरोधकता बढ़ती है। कीटों के विरुद्ध प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। आप ही याद रखना, इतनी बात सब पसंद आ रही है? क्या बढ़ जाती है? कीटों के विरुद्ध प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। चलो, अब तो जीएम फसलों के बारे में आपको ज्यादा बातें याद नहीं रखनी है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जीएम फसलें वे फसलें हैं जिनके डीएनए में परिवर्तन किया गया है। भारत में कपास, जो बीटी कॉटन है, बेसिलस थ्रूएंजियस, ये एक जीएम फसल है और इसके लिए एक समिति काम करती है जिसे हमने कहा आनुवंशिक अभियांत्रिकी स्वीकृत समिति काम करती है। ये एक सांविधिक निकाय है संविधान के अंतर्गत में। सबसे पहले जो जीएम फसल थी वो टमाटर थी, जो बेटा कहां करा गया इसके ऊपर प्रयोग? अमेरिका में। ये अमेरिका में सबसे पहले किया गया था 1990 के टाइम पे। छोड़ो उन बातों को, ठीक है। लाभ क्या इसमें उत्पादकता बढ़ जाती है और कीटों से प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी उस पौधे की बढ़ जाती है जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया होता है। बात समझ आ रही है अतुल? ठीक है। अब थोड़ा बड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। हम एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी क्या होती है? क्या होती है एमएसपी? रवि, एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस। रवि क्या होता है ये? एमएसपी क्या होता है? याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में यहां से, ठीक है ना। एमएसपी से एक बार बेटा आप ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में
जो शुरू की आपके 3 यूनिट है ना, ठीक है, कृषि के क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिखेंगे आप, अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा हो तो, है ना, कम से कम 15 से 20, ज्यादा भी दिख सकते हैं। यही चीजें, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, पिछली बार भी 2019 में ये हुआ था, ठीक है। मैंने भी अभी देखा, मुझे पता नहीं था वैसे, जब ये फॉर्म आया था ना उसके बाद ही मैंने देखा, ठीक है। तो तब भी यही था, तब भी आपका यही था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतना ही रहेगा, कृषि का जो पोर्शन है वो रहेगा, और खास करके जो बेसिक टॉपिक है तो आपके रहेंगे ही रहेंगे उसमें। पता ही, देखो मैंने आपको बताया ना, ये एडीओ सहकारिता का काम क्या है, काम क्या है इसका, भाई गांव में कृषि संबंधी जो काम होता है वही ना ये देखता है, यही तो काम है इसका। तो जब काम ही इसका यही है तो उसके क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बात समझ की नहीं आ रही है, बहुत क्वेश्चन होंगे, कहीं ऐसा ना हो जो आपका शुरू का जो हिस्सा है 3 यूनिट में 50-50 बटा हो, आधे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हों, कृषि वाले हों, और आधे इकोनॉमिक्स वाले हों, ऐसा भी हो सकता है। कि इकोनॉमिक्स तो उसको नीचे भी पूछनी है ना भाई, इकोनॉमिक्स वाले से इकोनॉमिक्स तो नीचे भी पूछ सकता है वो, मतलब 4 और 5 में पूछ सकता है ना। तो यहां हो सकता है वो ज्यादा क्वेश्चन किसके डाले, आपके एग्रीकल्चर के डाले, क्योंकि काम यही है उसका, है ना। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। मतलब एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ठीक है। बेटा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मतलब ये है, ये वो मूल्य है जो मूल्य सरकार किसानों के लिए तय करती है, और सरकार ये कहती है कि अगर तुम्हारी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो तुम्हारी फसल को हम खरीदेंगे, और तुम्हें कम से कम 1.5 गुना रेट देंगे। बात सुना रही है। इसके अलावा अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गया, ऐसी कुछ भी होता है, उस कंडीशन में भी ऐसा होगा। हालांकि उसके लिए फिर आपका जो पॉलिसियां होती हैं उसके लिए फिर अलग तरह की योजनाएं चलती हैं, ठीक है। फिलहाल एमएसपी का मतलब क्या है, वह न्यूनतम मूल्य जो सरकार तय करती है किसानों के लिए, और कहती है कि कम से कम इस कीमत पर तुम्हारा सामान हम खरीद लेंगे। बात सुन रही है, लिखो क्या होता है, लिखो वह न्यूनतम मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है। खरीदने के लिए तैयार रहती है। तो आपको एमएसपी समझ में आ गया है। एमएसपी मतलब बेसिक बात, इसकी जो बेसिक बात है, भाई बेसिक बात मैंने आपको बताया, भाई ये वो कीमत है, ये वह कीमत है, ठीक है, जिस पर सरकार क्या होती है, सरकार किसानों की फसल, जो किसान है इनकी फसल को खरीदने के लिए तैयार रहती है। खरीदने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं, एमएसपी कहते हैं। याद रखना, ये जो एमएसपी है ये हर साल 23 फसलों के लिए दिया जाता है। ये कितनी फसलों के लिए देते हैं इसको, 23 फसलों के लिए। एमएसपी हर साल 23 फसलों के लिए दिया जाता है। एमएसपी हर साल 23 फसलों के लिए ये दिया जाता है, याद रख लेना। हर साल ये एमएसपी जो है हर साल 23 फसलों के लिए दिया जाता है, ठीक है। जिसमें से देखो, जिसमें से खरीफ धान के टाइम पे, जिसमें से खरीफ में आपको बेटा पता नहीं कि फसलें ज्यादा खरीफ की होती हैं। कल भी जब मैं आपको फसलों के प्रकार दिखाए थे तो खरीफ में मैंने ज्यादा लिखे थे, याद आपको। तो खरीफ में 14 फसलों के लिए देते हैं सरकार। जब खरीफ फसल होती है
तब सरकार 14 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। खरीफ के लिए 14 फसलों पे ये तय करती है, ठीक है। और दूसरा, रबी के टाइम पे 7 फसलों के लिए तय होती है। रबी के टाइम पे 7 के लिए बेटा आपकी क्या होती है, तय होती है, आप ही याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दो फसलें लिख लो, 2 फसलें, ठीक है, हो गया है। 2 फसलें होती हैं जो 1 वर्ष वाली होती हैं, एक सत्री फसल, बात समझ आ रही है, जिससे मतलब 1 साल में काटते हैं। अब ऐसा समझ लो, बस हो गया, ठीक है। 2 होती हैं एक सत्री फसल, मतलब 1 कैलेंडर वर्ष में काटी जाने वाली फसल, इसे हम बोलते हैं एक सत्री फसल। इसमें बेसिकली आपका जैसा आपका गन्ना आता है, ठीक है, और भी इस तरह की आपकी फसलें। 2 बटा फसलें होती हैं आपकी, ये अन्य वाली फसलें, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी फसलें हो गई आपकी, 23 फसलें। कुल मिलाकर के 23 फसलों के लिए सरकार हर साल एमएसपी जारी करती है। याद रखना, ये बात आपके एग्जाम में आपसे पूछ जा सकती है कि हर साल कितनी तय होती है, रबी के लिए कितनी फसलों पर होता है, खरीफ के लिए कितना होता है, ऐसा आपसे पूछ सकता है। ये तो मुश्किल ही पूछेगा। इतनी बात समझ, ठीक है। अब अतुल, ध्यान रखना भाई, मैंने आपसे बताया कि सरकार क्या करती है, रेट तय करती है। जैसे अगर किसानों का 100 रुपए लगा है बोने में, तो सरकार कहती है कि हम 150 रुपए में तुम्हारा सारा खरीद लेंगे, ठीक है। लगभग इतना तय होता है, मतलब ऑन एवरेज बता रहा हूं आपको, कम ज्यादा हो सकता होगा, ठीक है ना। अब बात यह है, ये एमएसपी तय कौन करता है, ठीक है। एमएसपी को तय कौन करता है, लिख लो, ठीक है। ये बड़ा आपकी जो एमएसपी है, एमएसपी इसे तय कौन करता है, एमएसपी को लिख लो, एमएसपी को तय कौन करता है, ठीक है। ये एमएसपी जो है इसे तय कौन करता है। इसके लिए बेटा सबसे पहले, इसके लिए देखो, सबसे पहले 1964 में खाद्य मूल्य नीति एक समिति बनी थी, एक समिति, तो उसका नाम था खाद्य मूल्य नीति समिति। खाद्य मूल्य नीति समिति एक बनी थी 1964 में, ठीक है। खाद्य मूल्य नीति समिति एक बनी थी, ठीक है। आप देखो, ये तो बेटा क्या है, समिति है, समिति है। इसने क्या करा बेटा, अपनी सिफारिशें दी। इसने क्या दी, अपनी सिफारिश, अपनी सिफारिश मतलब अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुछ लोगों की एक समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही थोड़ा आगे जाके 1985 में, कब की बात हो रही है, 1985 में, लिख लो 1985 में, ठीक है, कृषि मूल्य समिति एक बनी, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी, एपीसी से कहते हैं, कृषि मूल्य समिति एक बनी, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी 85 में। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। देखो, और 85 में ही, 1985 में ही इसका नाम बदल दिया गया। जो ये एपीसी, इसका नाम चेंज हुआ, नाम बदल दिया गया, नाम बदला और इसका नाम रखा गया, लिखो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य आयोग, आयोग शॉर्ट में से बोलते हैं CACP, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। तो अभी वर्तमान में आपसे अगर कोई पूछेगा
कि एमएसपी कौन निर्धारित करता है, तो अभी कौन कर रहा है, अभी वर्तमान में सीएसीपी कौन कर रहा है, सीएसीपी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा खाद्य मूल्य नीति कब आई, कब समिति कब बनी, 1964 में। आपको पता है खाद्य निगम भी बना था एक 1965 में, खाद्य आपूर्ति निगम, पता आपको, जिसका ऑफिस पहले इससे नीचे ही था, इसके नीचे एक ऑफिस था ना पहले, वो बड़ा एक विभाग है, ठीक है, वो भी यही इसी तरह काम करता है, लेकिन उसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसका काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, मतलब पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसका अलग काम है, मतलब वो भी 65 में ही बना था, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, ठीक है। चलो फिलहाल छोड़ो आप इस बात को। तो मैंने आपको बताया एमएसपी, तो भाई एमएसपी का मतलब सर क्या है, वह मूल्य जो सरकार क्या करती है, तय करती है, सरकार क्या करती है, उसे तय करती है। और एमएसपी एक साल में 23 फसलों दी जाती है, खरीफ के लिए 14, रबी के लिए 7 और एक सत्री के लिए 2 फसलें होती है उसमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसे तय कौन करता है, इसके लिए सबसे पहले 1964 में खाद्य मूल्य एक समिति बनी, इसकी सिफारिश पर कृषि मूल्य समिति बनी 85 में, और 85 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रख दिया गया। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है। तो मैंने क्या बता दिया है, क्या पढ़ाया मैंने आपको अभी, एमएसपी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो कृषि शाख, हेडिंग लिखो अब अगला, कृषि शाख, कृषि शाख, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है। शाख का मतलब आपको याद है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, वहां शाख का मतलब क्या होता है, ब्रांच तो शाखा होती बेटा, और वो भी वाला 100 होता है, तालव्य 100, ये है दंत 100, शाख। शाख का मतलब क्या होता है, ऋण। शाख का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, ऋण या क्रेडिट, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो कृषि शाख का मतलब क्या है, कृषि ऋण, कृषि के लिए ऋण। बात समझ आ रही है, ठीक है, हो गया है। अब देखो, हाँ है, हाँ लोन, भाई आप जब कोई इंसान कोई भी काम करता है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है ना, तो जो आदमी खेती करता है उसको भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कृषि संबंधित जो ऋण है उसकी आपूर्ति के लिए, ठीक है, 3 तरह के ऋणों की व्यवस्था करी गई है। कितने तरह के ऋण हैं, 3 तरह के आपके ऋण हैं, याद रखना, 3 तरह के ऋण हैं। 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं किसानों को। 3 तरह के ऋण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला नंबर 1 लिखो, अल्पकालिक ऋण। सबसे पहले आपके होते हैं, लिखो अल्पकालिक ऋण। सबसे पहले क्या होते हैं, अल्पकालिक ऋण होते हैं, अल्पकालिक ऋण, ठीक है, हो गया है। अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण होते हैं। दूसरे लिखो मध्यकालिक ऋण। तीसरे दीर्घकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, और तीसरे आपके होते हैं दीर्घकालिक ऋण। इससे आपके होते हैं दीर्घकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, और तीसरे क्या होते हैं, दीर्घकालिक ऋण होते हैं, दीर्घकालिक ऋण, ठीक है। देखो अल्पकालिक ऋण सर क्या होते हैं, जो 1 से लेकर के 15 माह के लिए दिए जाते हैं, 1 से लेकर के 15 महीने के लिए दिए जाते हैं, ये अल्पकालिक ऋण होते हैं। ये उर्वरक, बीज, सिंचाई और मजदूरी, उर्वरक लेना हो, बीज लेना हो, सिंचाई करनी हो, या मजदूरों को मजदूरी देनी हो, इनके लिए दिया जाता है अल्पकालिक ऋण, ठीक है। दूसरा होता है आपका मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, ठीक है।
ये 15 माह से 5 साल के लिए जाता है, 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, 5 वर्ष तक के लिए। ठीक है, ये बेटा बेसिकली आपको मिलता है कृषि उपकरण। अगर आपको कुछ खरीदने हैं छोटे मोटे, और मवेशी खरीदने हैं, मतलब बैल खरीदना है, ऐसा कुछ खरीदना है, तो उसके लिए आपको मिलता है ये कृषि उपकरण और मवेशी अगर आप खरीदने हैं तो इसके लिए आपको ये ऋण आपको मिल जाता है। ठीक है, तीसरे आपके होते हैं दीर्घकालिक ऋण। ठीक है, दीर्घकालिक ऋण ये 5 वर्ष से अगर आपको अधिक समय के लिए चाहिए, अधिक कितना भी हो सकता है, 20, दो अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं, 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं। इसके अलावा 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं। इसके अलावा 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं, जो 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए लोन देती हैं, मतलब ऋण देती हैं। इसके लिए क्या देती हैं? लोन देती हैं। 2 और भी हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, मैंने आपको बताया 12 जुलाई 1982, और इसके लिए समिति कौन सी बनी है? शिव रामन समिति बनी है। ठीक है, और यह है क्या? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन देने वाली सर्वोच्च संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर, याद रखना। ठीक है, चलो दूसरी बड़ा संस्था कौन सी होती है? सेकंड लिख लो, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये दूसरा ये है, दूसरी ये है, 2 अन्य है ना, तो उनमें से एक ये है भूमि, मतलब चलो एक मान लो इसको, अगर आप ऐसे करो तो मतलब 2 अन्य है। एक आपकी कौन सी हो गई? भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक आपका ये है, कोई विकास बैंक। ठीक है, इसके बारे में आप एक बात लिख लो, भूमि विकास बैंक के बारे में लिखो, यह किसानों दीर्घकालिक वित्तीय पूर्ति करने वाली संस्था है। वित्तीय मतलब वित्त पूर्ति करने वाली, मतलब ऋण देने वाली। आप बात सीधी बात यह है, दीर्घकाल के लिए बेटा लोन देती है। कौन सी देती है? भूमि विकास बैंक दीर्घकाल के लिए लोन देती है। दीर्घ काल के लिए ये लोन देने वाली बेटा संस्था है। नाम क्या है इसका? ठीक है बेटा, एक बात लिखो, यह बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि सुधारने के लिए क्या देती है? ऋण देती है। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई पुराना ऋण है उसको चुकाने के लिए भी ऋण देती है आपको ये भूमि विकास बैंक। ठीक है, तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए भी लिख लो आप इसमें, भूमि खरीदने के लिए, भूमि को सुधारने के लिए और पुराने ऋणों के भुगतान के लिए ये आपको लोन दे देती है। बढ़िया संस्था है बहुत। ठीक है, याद रखना। एक बात और लिख लो, इसकी स्थापना देखो, इसकी स्थापना ये कब बना था? 26 मार्च 1957 को बनी थी ये। 26 मार्च 1957 को बनी थी। कौन संस्था बनी है? इस संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है? भूमि विकास बैंक। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। एग्जाम के लिए बेटा आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था ये वाली, दूसरी जो है इसमें, एक तो नाबार्ड है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरी ये वाली, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। शॉर्ट बोलेंगे इसको हम आरआरबी, क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, शॉर्ट में हम कहेंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। याद रखना, एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है बेटा आपका, या तो नाबार्ड या तो कौन सा, ये आपका आरआरबी, एक इनमें से जरूर आपको दिखेगा। इसकी स्थापना आरआरबी की स्थापना, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975। कब हुई इसकी स्थापना? 2 अक्टूबर 1975 को हुई है इसकी स्थापना। एक बात लिख लो, ठीक है ना। यह कृषि साख उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। कृषि साख उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है ये। बस मेन बात बेटा क्या है भाई, कृषि साख तो देंगे ही सब, है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये क्या करती है ना, ये अल्पकालिक ऋण देती है बेटा, ये अल्पकालिक साख वाली है। मतलब 1 महीने से लेकर के 15 महीने तक का। कौन देती है लोन? आरआरबी। इससे ऊपर अगर आपको लेना होगा तो कहां जाना पड़ेगा आपको? या तो भूमि विकास बैंक के पास या फिर नाबार्ड के पास। याद रख लेना ये 2 बात। आप इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, जरा एक बात और लिखो अब हम, ठीक है। तो कृषि साख, सबको बात समझ में आ गई है? कृषि साख से किसी को दिक्कत तो नहीं किसी को? कृषि साख में मैंने आपको बताया 2 बातें केवल यहां याद रखनी है। पहली बात क्या, किसानों को कृषि साख की आपूर्ति के लिए 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। एक आपका होता है अल्पकालिक ऋण, 1 से 15 महीने के लिए। दूसरा होता है कौन सा? मध्यकालिक, 15 महीने से 5। और तीसरा दीर्घकालिक, कब से कब तक? 5 साल से ऊपर के लिए आपको दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात हमने बात करी ऋण देने वाली 3 संस्थाओं की। कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं? पहली है नाबार्ड। कब बनी है? कब बनी नाबार्ड? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 बनी। क्या बनी है? दूसरी कौन सी है? भूमि विकास में। कब बनी है? 1957 में। 57 बनी थी ना। और तीसरी बेटा कौन सी थी आपकी? आरआरबी। कब बनी है? ये बनी आपकी 75 में। कितनी तारीख को? 2 अक्टूबर। मैं लिखा दिया मैंने आपको, ये 2 अक्टूबर बेटा 1982 को आपकी ये बनी है। ठीक है, चलो अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग आप लिखो कृषि प्रौद्योगिकी व अनुसंधान संस्थाएं। कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट है। कृषि प्रौद्योगिकी एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान, अनुसंधान बोले तो रिसर्च, अनुसंधान संस्थाएं, ठीक है। कृषि, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, देखो इसमें आपकी मेनली जो है, इसमें 2 संस्थाएं आती हैं। कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपको 2 याद रखनी है। एक आपको इसमें याद रखना है, इसे हम बोलते हैं कपाट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कपाट, ठीक है। CAPART, CAPART, इसको कपाट ही बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। वैसे इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांस पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। एक ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बेटे क्या है, एक संस्था है। नाम क्या शॉर्ट में इसका? कपाट। शॉर्ट में कपाट ही नाम याद रखना, फुल फॉर्म तो एग्जाम में इतनी लंबी पूछी जाएगी नहीं। इसकी लिखो स्थापना,
इसकी लिखो स्थापना 1 सितंबर 1986। 1 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई है। 1 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या लिख लो, इसका उद्देश्य, इसका लिख लो उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए, ग्रामीण समृद्धि के लिए, ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, मतलब उनको चलाने के लिए लिखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण समृद्धि। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य रवि अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो है ग्रामीण समृद्धि। अब बेटा वो होगी कैसे, उसके लिए ग्रामीण समृद्धि के लिए ये बेटा क्या करते हैं ना, लोगों को निजी भागीदारी के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। ग्रामीण समृद्धि इनका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण समृद्धि के लिए क्या करना, ग्रामीण समृद्धि के लिए क्या लिखा आपने क्या लिखा, ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पूरा लिखना है, ऐसे लिखो, परियोजनाओं के क्रियान्वयन बोले तो परियोजना का मतलब बेटा ये नहीं है टिहरी बात परियोजना, छोटी मोटी परियोजना है यार, गांव की जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है। परियोजनाओं के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित, निजी भागीदारी मतलब पर्सनली बेटा आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलो बस बेटा याद रखना, ये एक ऐसी संस्था है जो निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देती है ग्रामीण समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। मतलब सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव को अगर विकास करना है तो भाई ये कहती भैया तुमको भी अपने स्तर से कुछ काम करना पड़ेगा, सब सरकार के भरोसे नहीं होगा। ऐसी एक संस्था है, इसका नाम क्या है, कपाट। कब बनी थी, 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कपाट का, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लिख लो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए दूसरी ऐसी एक और एजेंसी है, दूसरी नाम लिख लो, कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी। कृषि तकनीक, दूसरी जो है उसका नाम लिखो कृषि तकनीक एवं प्रबंधन एजेंसी। कृषि तकनीक एवं प्रबंधन एजेंसी एक आपकी ये है, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 नवंबर 2005 को बनी थी। एग्रीकल्चर टेक्निक होगा, टेक्निक, ये तकनीक है ना, टेक्निक एंड मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्निक एंड मैनेजमेंट एजेंसी हो गई। इसकी स्थापना देखो कब बनी थी, देखो 6 नवंबर 2005 को बनी है, ठीक है। 6 नवंबर 2005 को ये बनी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके है ना। इसका काम क्या है, देखो कृषि तकनीक और प्रबंधन, ये क्या काम करती है, किसानों को नई जो कृषि तकनीक होती है उनके बारे में और जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो देती है। जो नई योजनाएं आई हैं, जो नया काम हुआ है, वो ये काम करती है। लिख लो इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को, इसका उद्देश्य लिख लो, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य किसानों को क्या करना, लिख लो, किसानों को नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है। किसानों को
नई तकनीक और आवश्यक जानकारी। ठीक है, तो किसानों को नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है। याद रखना, ये ग्राम पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक काम करती है। नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है किसानों को। नई तकनीक कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आई है और आवश्यक जानकारी, आवश्यक बेटा कोई जानकारी है, वही रोज मतलब वही योजना सब आवश्यक जानकारी ये देती है। और ये जो एजेंसी है, ये ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के कहां तक, जिला स्तर तक काम करती है। पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक ये काम करती है। कितनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, चलो। तो दो मैंने आपको ये एजेंसियां बताई हैं, दो बताई मैंने आपको ये। एक का नाम क्या है? कपाट। कब बनी कपाट? 1986 में। कम से कम ये डेट याद रखना, 86। और दूसरा आपका है कृषि तकनीक एवं प्रबंधन एजेंसी। कब बनी है? 2005 में। ये कम से कम 1986 और 2005 आप याद रखना। अब देखो नब्बे, एक और महत्वपूर्ण संस्था है कृषि से जुड़ी हुई, उसका नाम है, लिखो, ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी कि भारतीय, लिख लो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद, इसकी बात चल रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसे हम शॉर्ट में ICAR कहते हैं। इसका नाम तो आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। रवि, तुमने इसका नाम सुना है ICAR का? नहीं सुना है क्या? कहां सुना, बता दो। जब बेटा मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर मिट्टी पढ़ाता हूं, मिट्टी, तब मैं आपको बताता हूं ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया है। बात सुना रही है? तो ये वही ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, इसकी लिख लो स्थापना 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बताइए आपको, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई है। 16 जुलाई 1929 में, 16 जुलाई लिख लो 1929 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, एक बात देखो, यह राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था है, नेशनल लेवल की बेटे। यह राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था है। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में, कृषि अनुसंधान मतलब बेटा क्या होता है आपका? नई नई खोज करना, है ना, तकनीक विकसित करना, ही है वो सब। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में, ठीक है, लिख लो, कृषि अनुसंधान क्षेत्र, कृषि असल लिखो, कृषि अनुसंधान, चलो ठीक है, लिखो, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे सीधा सीधा मतलब बेटा इसका ना भाई, सीधा मतलब बेटा ये है, ये आपका क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड क्या रिसर्च है ये। ठीक है, तो बेटा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, साइंस एंड टेक को बढ़ाती है, मतलब नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब के लिए काम करती है ICAR। ठीक है, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और उनके विषय में, मतलब फिर उनके विषय में लोगों को बेटा क्या करती है? प्रशिक्षित करती है, ट्रेनिंग देती है ये। फिर उसके विषय में
लोगों को ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षित करती है। एक बार बताओ, लिख लो, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका आईसीएआर का, आईसीएआर का मुख्यालय। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चीजें आपको मैं बता रहा हूं। इस आईसीएआर का क्या है, इसका मुख्यालय दिल्ली में, लिख लो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इतनी बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, याद रखना। एक बात लिख लो, इसके अंतर्गत देश भर में 49 संस्थाएं हैं। चलो देखो बड़ा, हमने देखा अभी आईसीएआर को, तो आईसीएआर के बारे में आपको क्या क्या बताया भाई, इसकी स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1929 को। क्या काम करती है ये, कृषि के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी क्या करती है, बढ़ावा देती है, उसके कार्यक्रमों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ऐसी संस्था है ये, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और एक चीज और क्या बोली इसके लिए, देश भर में इसकी कितने संस्थाएं हैं, 49 इसकी क्या है, देश भर में अलग अलग संस्थाएं हैं। इतनी बात हमको आईसीएआर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ऐसी एक और संस्था है, ऐसी एक और संस्था है, उसका नाम लिखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये थी परिषद, काउंसिल थी ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लिखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दो अलग अलग है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, हो गया है। ये 2017 में बना है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये IARI, IARI से बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है। ये बना है 2017 में, बना है ये 2017 में ये बना है, ठीक है। कब बनाई है, 17 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, मैंने बताया आपको, झारखंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो अब बेटा हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी यहां पे देखी, एक हम देखा आईसीएआर, दूसरा हमने देखा IARI। एक बना 1929 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एक 2017 बना, इसका मुख्यालय कहां है, झारखंड के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है। काम लगभग दोनों की एक जैसे ही है, मैंने आपको समझाया। अब हम थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप हेडिंग लिखो, बहुत महत्वपूर्ण, लिखो कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियां। एक हेडिंग आप लिखो, कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियां, कृषि से संबंधित लिखो क्रांतियां। आप जानते हैं कि बहुत सारी क्रांतियां जो है कृषि से जुड़ी हुई हैं। एक क्रांति जो आप सभी को पता होगी, रवियो कौन सी है, कौन सी है, हरित क्रांति। सबसे महत्वपूर्ण आपकी यही होती है। एक क्वेश्चन में आपको यहां से भी दिखेगा, कृषि में आपको जितने भी टॉपिक लिखा रहा हूं ना, ठीक है, सबको थोड़ा अच्छे से हम पढ़ लेंगे बेटा ना, याद रखना। और टॉप ज्यादा बेटा जाती नहीं है, जो आसान वाले हैं उनको गलत मत करना, कम से कम जैसे रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं, इनको गलत मत करना कम से कम, है ना, ठीक है। सबसे बेटा पहले आप लिखो हरित क्रांति, हरित क्रांति। सबसे पहले आप लिख लो इसमें हरित क्रांति, हरित क्रांति। सबसे पहली बात, ये जो शब्द है हरित क्रांति, ये शब्द किसने बेटा दिया था, शब्द ये हरित क्रांति जो शब्द है, शब्द किसने दिया था, ये शब्द लिख लो, हाँ लिख लो, 1968 में ये शब्द दिया गया था, डॉक्टर विलियम गेड, विलियम गेड ने बेटा दिया था, डॉक्टर विलियम गेड ने दिया था, ठीक है।
हरित क्रांति का अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका? अगर हम बाकी सारी बातों को छोड़ दें तो इसका एक लाइन में मतलब क्या है? एक लाइन में ऐसे मतलब है उन्नत किस्म के बीज, लिख लो, उन्नत किस्म के बीज, इसका मतलब है हाई यील्डेड, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, ये इसका मतलब है उन्नत किस्म के बीज। ठीक है, अब देखो, अब बेटा उन्नत किस्म के जो बीज हैं, ये बीज कैसे बनाए जाएंगे? उन्नत किस्म के जो बीज हैं, ये जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, लिख लो, ये जो बीज हैं ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किए जाते थे। प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ये विकसित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्या विकसित किए जाते हैं? बीज। ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित ये किए जाते हैं, आप याद रखें ना, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ये विकसित किए जाते हैं। ठीक है, हो गया है। एक बात लिख लो, लिखो, इन बीजों की खेती के लिए, मतलब इनको अलग से बेटा बनाया जाता है इन बीजों की खेती के लिए ये जो आपके बीज होते हैं उन्नत किस्म के बीज, ठीक है, हाई यील्डेड वैरायटी ने कहा जाता है। ठीक है, HYV, हाई यील्डेड वैरायटी, इनको हम बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इनको हम बनाते हैं। ठीक है, और इनकी बेटा खेती के लिए उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनको बनाने के लिए। ठीक है, किनको बनाने के लिए? किसको बनाने के लिए? जैविक किस्म की जो आपके बीज है, इनको बनाने के लिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? इसमें हम बेटा क्या करेंगे, यहां पे उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है, आप याद रखना। ठीक है, छोड़ो इस बात को, खास बात नहीं है, एक बात याद रखना, इसके लिए लिख लो। ठीक है, हरित क्रांति का लिख लो जनक, कौन है जनक इसका? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है इसका जनक, नॉर्मन बोरलॉग को बड़ा इसका जनक माना जाता है। और भारत में जनक कौन है इसका? भारत में कौन है जनक इसका? एम स्वामीनाथन। पता ही नहीं, पता है, मर गए अभी ये, इनको भारत रत्न भी दिया गया था इसी के लिए। एम स्वामीनाथन जो है इसके जनक है भारत के अंदर। एम स्वामीनाथन इसकी जनक है। ठीक है, नाम क्या इनका? एम एस स्वामीनाथन था ना, एम एस स्वामीनाथन, इनके जनक माने जाते हैं। चलो, इन्हीं के बेटा प्रयासों से ही भारत के अंदर 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है इसकी? 65-66 में, भूलना मत, याद रखना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है ये खरीफ की फसल के साथ होती है। खरीफ की फसल मतलब धान के साथ में इसकी शुरुआत होती है, खरीफ की फसल के साथ में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। एक बात लिख लो, एक बात लिखो, इसके द्वारा मतलब हरित क्रांति, मतलब जो ये हरित क्रांति चलाई गई इसके द्वारा अनेक कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया। बहुत सारे कृषि कार्यक्रम अपनाए गए, सिंचाई के,
उर्वरकता के ये वो सो अनेक कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया, अनेक लिख लो कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया, अनेक कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया। ठीक है, चलो अब देखो इसका बेटा परिणाम क्या रहा, देखो सीधी सीधी बात, इसका परिणाम क्या रहा, इसका परिणाम, ठीक है, देखो भारत के पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट राज्य जो पंजाब हरियाणा ये वाले राज्य है, लिखो परिणाम में भारत के पश्चिमोत्तर भारत के बेटे क्या लिखा आपने, भारत के पश्चिमोत्तर भागों ब्रैकेट में लिखना हरियाणा पंजाब और पश्चिमी यूपी, हरियाणा पंजाब और पश्चिमी यूपी इत्यादि में गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तो याद रखना जो हरित क्रांति है इसका सर्वाधिक प्रभाव केवल 2 फसलों पर पड़ा है। कौन सी फसलें हैं वो? गेहूं और चावल पर। और इनमें से भी अगर सर्वाधिक बोलेगा तो गेहूं पर, सर्वाधिक गेहूं पर बेटा इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, एक बार और लिख लो, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, एक बात लिख लो, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अगर हम इन दोनों में से भी एक को बोलेंगे तो हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? गेहूं पर पड़ा। ठीक है, हो गया है या बड़ा? अब देखो इससे हुआ क्या ना, इससे हुआ क्या परिणाम में एक बात तो हो गई, देखो इससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन बेटा हमने इसमें क्या किया ना, बहुत ज्यादा उर्वरक, बहुत ज्यादा कीटनाशकों का भी हमने इसमें क्या किया, प्रयोग किया, जिससे क्या हो गया, आपका प्रदूषण बढ़ गया आपका, और मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति थी वो भी कम हो गई। किससे? हरित क्रांति से। एक बात लिख लो, लिखो इसके विपरीत इस दौरान हमने, मतलब हरित क्रांति के दौरान हमने अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया, अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में क्या वृद्धि हुई? अब देखो बेटा अब यहां पे 2 दिक्कतें हो गई, एक तो पर्यावरण प्रदूषण वृद्धि हुई और दूसरा केवल गेहूं और चावल को ही फायदा हुआ। ठीक है, तो इसमें जो कमियां रह गई थी कि भैया क्यों ऐसा हुआ, खाली गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा और प्रदूषण ऐसा क्यों बढ़ गया। ठीक है, इन सब के सॉल्यूशन के लिए आगे चल के द्वितीय हरित क्रांति चलाई गई। बात सुन रही है? हेडिंग लिखो द्वितीय हरित क्रांति, हेडिंग लिखो द्वितीय हरित क्रांति। इन क्रांतियों में से बेटा एक क्रांति आपके एग्जाम में आएगी, याद रखना। ठीक है ना, कोई ना कोई क्रांति है, मैं आपको बहुत सारे लिखाऊंगा। ठीक है, इन क्रांतियों में से बेटा कोई ना कोई क्रांति आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, क्या लिखा आपने? है द्वितीय हरित क्रांति, वेरी गुड, लिखो द्वितीय हरित क्रांति 2006 में ही चली थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने चलाई थी। ये चलाई थी, ये अब्दुल कलाम जी ने चलाई थी। ठीक है, इस क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा गया है। द्वितीय हरित क्रांति को क्या बोलते हैं हम? सदाबहार क्रांति। इसे सतत और टिकाऊ कृषि विकास भी कहा जाता है, सतत एवं टिकाऊ कृषि विकास भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे जैविक कृषि ये भी कहते हैं, जैविक कृषि। हाँ, मतलब सतत और टिकाऊ विकास, मतलब द्वितीय हरित क्रांति को हम बोलते हैं द्वितीय हरित क्रांति, सतत और टिकाऊ विकास,
जैविक कृषि और सदाबहार हरित क्रांति, इन नामों जानते हैं। लिख लो जैविक कृषि, इसे हम क्या बोलते हैं? जैविक कृषि भी कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक, जो हम खेती की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हमने पहले रसायनों को बहुत प्रयोग कर दिया था, तो यहां उनको हमने कम प्रयोग किया, तो इसलिए हमने इसी क्या बोला हमने? जैविक। इसे हमने जैविक कृषि भी कहा। आप एक बात ये भी याद रखना, ठीक है? देखो ये तो बेटा आपकी हो गई हरित क्रांति। इसके अलावा कुछ और क्रांतियां भी हैं, उनमें हमें इतनी सारी बातें नहीं पढ़नी है, केवल एक साइड हमने लिखा क्रांति का नाम और वो किससे जुड़ी हुई है। इधर लिखो क्रांति और इसका संबंध, ऐसा। नंबर 1 पे, नंबर 1 पे लिखो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? श्वेत क्रांति, बिल्कुल लिख लो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत जो क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। एग्जाम कब है इसका? 5 अक्टूबर को एग्जाम हो, तो इसका एग्जाम कब है? एग्जाम नहीं तो 5 अक्टूबर को। सितंबर 21 को तो वो स्नातक वाला बीपीडीओ वाला, वो तो बीपीडीओ वाला, बीपीडीओ पटवारी अपराधी वाला है ना। कब इसका? 5 अक्टूबर को। आज तारीख कितनी है? आज 9। क्या चल रही? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने हमारे पास अभी है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखो आप श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। लिखो काली क्रांति, काली या कृष्ण क्रांति दोनों बोलते हैं इसको, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। किससे जुड़ी? काली कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन, काली या कृष्ण क्रांति लिखो पेट्रोलियम उत्पादन, काली या कृष्ण क्रांति। उधर लिखो पेट्रोलियम उत्पादन, लिख दिया। लाल क्रांति, लाल किससे जुड़ी हुई है? टमाटर और मीट दोनों से, टमाटर और मांस, टमाटर और मांस दोनों से जुड़ी है लाल क्रांति। नीली क्रांति, ये तो सबको पता होगा। नीली क्रांति रवि किससे जुड़ी? नीली क्रांति तिलहन से। देखो नीली क्रांति, सॉरी मत्स्य वाला, मत्स्य, नीली क्रांति लिखो मत्स्य उत्पादन। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन। इसको बड़ा डेली का डेली पीछे का रिवीजन करते चलना। बात समझ की नहीं आ रही है? पीछे का डेली पढ़ना जितना है ना। जो मैंने आज पढ़ाया है इसे आज भले ही नंबर पढ़ो आप, जो मैंने पिछले पढ़ाया है उसको पढ़ो, है ना। और खास करके जहां पे आपको याद नहीं हो रहा है उस पर मार्क करो, उसको याद करो, बार बार पढ़ो। जो चीज नॉर्मली ठीक है, कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, आइडिया सही हो जाएगा, छोड़ो, है ना। मेहनत करनी 3 महीने बेटा, 3 महीने मेहनत करोगे तो आराम से लेवल 5 की जॉब मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना रवि। कभी कभार बेटा देखो पूरा जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं निकल पाती बेटा जॉब में। जैसे आपकी ये वाली जॉब है ना, वीडियो वाली जॉब नहीं निकल पाती, सच बता रहा हूं आपको, ये है कि नहीं है? बहुत कॉम्पिटिशन है ना, बहुत पढ़ने वाले लोग बचे हैं ना। यहाँ देखो आप मुश्किल से, शायद अभी तो आयोग का ऐसा आया नहीं है, तुम देखना 10,000 लोग मुश्किल से पेपर देंगे इसका। पेपर जो देंगे मतलब पेपर में बैठेंगे जो लोग है ना, मुश्किल से देंगे इतने लोग पेपर। और तैयारी वाले कितने होते हैं? ज्यादातर लोग बिना पढ़े भी पढ़ देने जाते हैं, ज्यादातर लोग, बहुत कम होते हैं जो पढ़ते हैं। और एक ठीक अप्रोच के साथ में पढ़ना फिर, ठीक है। एक बात देखो ना, इसके कोई किताब मार्केट में ना कोई किताब है इसकी मार्केट में, ठीक है ना। पहली बात तो सिलेबस समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। जो सिलेबस लिखा है, आप लोगों ने देखा सिलेबस का, खाली वो सिलेबस समझ में आ जाए ना कि क्या लिखा है ये, वो बड़ी बात अपने आप में है। सॉरी, बहुत अलग सिलेबस है इसका सिलेबस ना बहुत अलग है इसका सिलेबस, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन देखो एक बात, सिंपल सी बात ये है, 100 में 100 अप्रोच नहीं करनी बेटा। 100 में 100 तो इस पढ़ाई में से भी नहीं आएंगे आपकी, समझा नहीं आ रही? ठीक है, आपको बेटा 60 नंबर अप्रोच रखनी है आपको, 60 आने चाहिए आपके। कितने नंबर आने चाहिए आपके? 60 को अप्रोच करना है ना। इतने नंबर हमारे आने चाहिए हैं। अब भले ही बेटा जितने भी आ जाएं, आ तो हमारे 100 के 100 जाएं, उसका मतलब थोड़ा ना है कि नहीं है। लेकिन हमें कम से कम ये सोचना है कि 60 नंबर से हमारे नीचे हमारे नहीं आना चाहिए। और 60 से ऊपर नंबर आएंगे ना, कट ऑफ कितनी भी ऊपर जाएगी ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब ये देख लेना, बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है,
और 60 टन बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। 60 तक अगर आप अप्रोच रखोगे, कम भी आएंगे तो 40, 50, 50, 45 तक भी आ गए तो बहुत अपने नंबर है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी हमको ये नहीं सोचना है कि हमको 45 लाने, ऐसा थोड़ा ना सोचना है। अभी हो सकता है बेटा इस बार कट ऑफ ज्यादा चली गई है कि नहीं, जरूरी थोड़ा है कि हर बार पिछली बार की तरह होगा। अब पिछली बार तो आई भी पहली बार थी, अब अभी तो दूसरी बार आई है ना। अब पहली बार आने में तो अलग हो जाता है ना थोड़ा सा, दूसरी बार आने में चीजें अलग हो जाती है। पहली बार जब आई, किसी को कोई आइडिया नहीं होगा इसमें क्या आएगा पेपर में, कितने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, कितनी इकोनॉमिक्स से आएंगे, नहीं आइडिया होगा ना। अब नॉर्मली सिलेबस के हिसाब से इसने किया होगा तो अलग तरह से किया होगा, है ना, ठीक है। लिखो लिखो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, औषधि उत्पादन संबंधित है। प्याज, झींगा, औषधि, पता है बताऊं ना मैं, इसमें बच्चे ना, इसमें बच्चे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से बाहर नहीं होंगे बच्चे ना, पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बाहर होंगे देखना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे बहुत कम, मतलब जिनको करेक्ट आ रही होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन कम होंगे ऐसे क्वेश्चन। और अब जब इंसान को बहुत कम आ रहे होते फिर इंसान सभी मार दो यार, होता है कि नहीं होता है। जब इंसान को बहुत कम सही हो रहे होते फिर सोचता है इंसान ने बाहर तो हो ही रहा हूं तो और से बहुत सारे मर, फिर बहुत तुक्के मार देता है फिर सारे के सारे, है कि नहीं है। तुक्के बैठेंगे नहीं भाई, इतना तो आयोग को भी पता होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो आप। कौन सी क्रांति लिखा आपने, है गुलाब। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन, भूरी क्रांति लिखो चमड़ा उत्पादन। पीली क्रांति, किसे पीली क्रांति, तिलहन, पीली क्रांति तिलहन। देखो इनको तो बेटा रट लेना, बार बार पढ़ लेना इनको, ठीक है। एक बेटा एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, और यहां से अगर नहीं बना तो 100% आपका क्वेश्चन पता है कहां से बनेगा, वो वाला मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वो जो था ना रेशम के अध्ययन को, उधर वाला होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें ही, है ना। वहां से, यहां नहीं होगा तो वहां से, वरना बेटा मिलेगा इन दोनों में से एक क्वेश्चन होगा ही होगा आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है। पिछली बार का पेपर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आए हुए क्वेश्चन यहां से, ठीक ही नहीं है। क्या लिखा आपने, रजत क्रांति लिखो, रजत। पीली क्रांति जो है ये तिलहन से है, रजत क्रांति लिखो। अंडा उत्पादन संबंधित है, अंडा। गोल क्रांति, किससे गोल, गोल क्रांति, रवि बता दो, गोल क्या होता है सब्जियों में, आलू, आलू संबंधित है, गोल आलू संबंधित है। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन किसे बोलते हैं, केसर, केसर का उत्पादन संबंधित है, केसर, केसर, सेफ्रॉन क्रांति, ठीक है। हरित सोना क्रांति, सोना किसे बोलते हैं, सोना, सोना किसे कहा जाता है, सोना किसे बोलते हैं, सोना किसे बोलते हैं, सोना कौन से पेड़ को सोना कहा जाता है, कौन सा, बांज, ये बांज का लिखो, लिखो बांज उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांज उत्पादन से जुड़ी हुई है। बादामी क्रांति, बादामी मसाले, ये रंगों से लिखे हैं बेटा, ये रंग है ना, जो जैसा रंग होता है वैसा, या जैसा सेप हो उसका। अमृत क्रांति, ये थोड़ी अलग है लेकिन लिख लो, नदी जोड़ो परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी। बादामी मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन से है, ठीक है। रजत रेशा, रजत मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर रेशा मतलब चमकदार रेशा, किसका होता है चमकदार रेशा, किसका होता है, मतलब चमकदार रेशा, रेशा मतलब इससे कपड़ा वपड़ा बनता है, कपास, कपास से जुड़ी हुई है। स्वर्ण रेशा, देखो एक है रजत रेशा, एक है सोने के जैसा रेशा, मतलब गोल्डन कलर का, क्या होता है, जूट, जूट के बड़ा उत्पादन संबंधित है, जूट को बोलते हैं पटसन, तो ये पटसन के उत्पादन के लिए जूट कह लो आप। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष, बेटा इंद्रधनुष में आपको पता है कि 7 रंग होते हैं, है ना, तो ये जो इंद्रधनुष क्रांति है ये सभी के लिए है, सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के लिए है, ये सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि, सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से जुड़ा हुआ है, सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। कौन सा, इंद्रधनुष, ठीक है।
एक आप लिखो सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति कौन सी थी? द्वितीय हरित क्रांति। अभी बताया था मैंने आपको। बड़ा किससे जुड़ी है वो? किस जुड़ी है? फसलों से, है ना, इन सब चीजों से। एक आप लिखो सूर्योदय क्रांति, सनराइज क्रांति। सूर्योदय क्रांति ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से जुड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से जुड़ी है। मूक क्रांति, मूक, मूक क्रांति, मूक इंपॉर्टेंट बेटा, मूक क्रांति देखो आपकी, मूक क्रांति। मूक जो क्रांति है ये जुड़ी है मोटा अनाज से, मोटा अनाज से आपकी जुड़ी है मूक क्रांति, ठीक है। और एक आप लिखो परामनी क्रांति, परामनी, परामनी क्रांति ये भिंडी उत्पादन से जुड़ी है। ये जुड़ी आपकी ये भिंडी उत्पादन से। बात सब पसंद आ रही कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो बेटा हमारी अभी यूनिट 1 हमारी चल रही है, उसमें हम एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हम कर रहे हैं। तो इसे आज हमने यहां तक पहुंचा दिया है, ठीक है। 2-3 दिन बड़े इसमें भी आपके लगेंगे इस कृषि वाले सेक्शन को मुझे कंप्लीट करने में, ज्यादा भी लग सकता है ना? है क्या कह रहे हैं? यूनिट 1 में कितना टाइम लगेगा? लगभग 20 दिन है टोटल। 5 पढ़ लिए हमने, है ना? 20 दिन मान के चलो आप, 20 दिन सब में ही मान के चलो लगभग, है ना? 20 दिन। और सेकंड में कम लगेगा, सेकंड में, है ना? सेकंड में ज्यादा होता नहीं, उसमें ज्यादा नहीं है, सेकंड में कम लगेगा थोड़ा, वो सर पढ़ाएंगे आपको, मैंने बोल दिया उनसे।